इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि गंभीर बात बताने जा रहा हूं और ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के चमत्कारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बड़ी गहरी साजिश है, बड़ी गहरी। और इस तरफ मैंने कई बार इशारा भी किया है। आजकल अब दूसरे मीडिया वाले इस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमने तो बहुत पहले से इस साजिश के बारे में बातें की हैं, आपको बताने की कोशिश की है। कोविड के बाद से ही हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को कमजोर करने पर लगी हैं। रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। मोदी ने कोविड के दौरान उनको पकड़ तो लिया था, समझ में आ गई थी कि ये बेईमान लोग क्या करवा रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि ये जो समय है, इस वक्त में इनके साथ मिलकर के ही चला जाए और फिर इसको ठीक करेंगे। दूसरे जिनके ऊपर भरोसा था, वो भी हमारे खिलाफ निकलेगा, ये भी मोदी को पता चल गया था। लेकिन मोदी धीरे-धीरे चीजों को समझ रहे हैं और मोदी की लड़ाई जितना बाहर है, उससे अधिक अंदर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर मोदी की जगह कोई और होता, तो शायद ये काम नहीं कर पाते, जो मोदी कर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के एक नेता हैं, जो मैं समझता हूं कि मोदी के जीवन में उनकी भूमिका बड़ी अच्छी है और जब-जब उन्होंने अपना मुंह खोला है, उन्होंने मोदी का भला ही किया है। सुनने में तो लगता है कि मोदी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह खोलते ही मोदी का भला हो जाता है, क्योंकि बाकी दुनिया एक्टिव हो जाती है, समझने के लिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में ही हाशिए पर खड़े हैं। उनकी कोई पूछ कांग्रेस में नहीं है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन चूंकि राजीव गांधी उनके मित्र थे, तो उसकी दोस्ती वो निकाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो ऊपर के लेवल पे हैं, वो दोस्त, पारिवारिक दोस्त, ऐसे लीडर हैं। उनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है। वो कोई जनता के नेता नहीं है, सैकोफेंट हैं, दोस्ती निर्वाह करने वाले हैं। ऐसे लोगों में एक व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर। बड़े इंटेलिजेंट नेता हैं, तथाकथित पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब इनको बड़ा भाई आईसीएस ऑफिसर और विदेश आ, विभाग के बड़े जानकार, सब कुछ इनको कहा जाता है। तो माननीय मणिशंकर अय्यर की दोस्ती राजीव गांधी से थी। अब वो दोस्ती निर्वाह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, अपना अपना अनुराग व्यक्त करके। अनुराग क्या व्यक्त करते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने ही कहा था कि ये मोदी कौन है? नीच व्यक्ति है। नीच कहा था मोदी के लिए। और ये क्या कर सकता है? इसको एक केटली दे देंगे और चाय का ठिकाना दे देंगे पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट आएगा? इसकी इतनी हैसियत है? अरे ये चाय बेचे जाकर के, और वही चाय बेचना, वही नीच शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए अभिशाप बन गया। और 2014 में जो ये अभिशाप भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद बन गया। कांग्रेस पार्टी के लिए ये 2-3 शब्द अभिशाप बन गए और बीजेपी के लिए आशीर्वाद। 2014 में ये पूरा आशीर्वाद बन करके आया और चाय बेचने वाला, जिसको कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में कोई कोना पकड़ा रहे थे मणिशंकर अय्यर जी चाय बेचने के लिए, वो पार्लियामेंट के सबसे मजबूत कुर्सी पर वो शख्स जाकर के बैठ गया, जिसको तो भला मणिशंकर अय्यर जी एक कोना में एक जगह देना चाहते थे, और वो व्यक्ति सबसे मजबूत कुर्सी जो है सदन में प्रधानमंत्री की, उस पर जाकर के बैठ गए। तो वहां उनकी हार हुई। आजकल इन्होंने फिर एक नया बयान जारी किया है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के बयान पर बहुत गंभीरता से
ध्यान रखना चाहिए और नजर रखनी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। इन्होंने फिर मुंह खोला है और इस बार मुंह खोला है, बहुत बड़े षड्यंत्र का इन्होंने इशारा कर दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और देश की आवाम को अलर्ट रहने की जरूरत है, जो आज मैं बात कहने जा रहा हूं। हालांकि आप सुरक्षित हाथों में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में हैं, तो सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी मान के चलिए आप। प्रधानमंत्री आपको निराश नहीं करेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी को आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ये जो वोट चोरी का जो प्रकरण चल रहा है, ये बहुत कितनी गहरी साजिश है, आज मैं सबका खुलासा कर रहा हूं। ये जो वोट चोरी का प्रकरण चल रहा है, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। और अगर लोगों का भरोसा सरकार पर से उठ गया और लोगों के ज़हन में ये बात चली गई कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी है, हाईजैक करके बनी है, तो लोग वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में लोगों ने किया, जो श्रीलंका में लोगों ने किया। एक स्टेटमेंट है मणिशंकर अय्यर का। दूसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में कि अब ये सब कुछ सेट हो गया है। उनका स्टेटमेंट सुनिए। ये मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी साउथ दिल्ली के क्लब जाने वाले एक लड़के हैं और उनको बार बार ये होता है कि वो एक मेच्योर्ड परिपक्व पॉलिटिशियन एमर्ज कर गए हैं, जो सच नहीं है। और उनकी जो अपरिपक्वता है, उनकी जो अदूरदर्शिता है, उनका उनका जो बचपना है, उनका जो लड़कपन है, वो सामने आ जाता है। और वो क्या कहते हैं, सब कुछ सेट हो गया है। लोगों के जहन में ये बात चली गई है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी है। मतलब वो जो नैरेटिव देना चाहते हैं लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में जो नैरेटिव पेश करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, वो नैरेटिव है कि मोदी ने वोट चोरी की है और इसमें मदद किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करो, इलेक्शन कमीशन की साख को मिट्टी में मिलाओ और जब इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड हो जाएगा तो स्वतः इलेक्शन कमीशन का जो फॉल आउट है, जो इंपैक्ट है, वो वर्तमान सरकार पर पड़ेगा। और फिर जब इलेक्शन कमीशन को हम बदनाम कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये सरकार जो बनी है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से बनी है और इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करने में इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, मोदी की मदद की है। ये नैरेटिव वो जनमानस में बिठाना चाहते हैं और इसके लिए वो स्वयं ही अपने मुंह से बोल देते हैं कि सब कुछ अब मामला सेट हो गया। ये वर्बेटम उनके लाइंस हैं कि अब सब कुछ सेट हो गया, अब लोगों के दिमाग में जाने लगा है। मतलब जो नैरेटिव वहां सैम पित्रोदा बैठ करके तैयार करता है अमेरिका में, वही नैरेटिव जो डीप स्टेट तैयार करता है, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार करती है, जो अमेरिकी डिफेंस की जो इंटेलिजेंस है वो तैयार करती है, जो कॉरपोरेट घराना अमेरिकी डिफेंस के साथ मिलकर के, अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के, या आप ये कहें कि एक पूरा जो पेंटागन है उसके साथ मिलकर के जो नैरेटिव तैयार करती है, चाहे वो फाइजर वाले हों, चाहे वो मॉडर्ना वाले हों, चाहे वो और कोई बड़े डीप स्टेट के खिलाड़ी हैं, लॉकहीड मार्टिन हो जो हथियार के सौदागर हैं, और कोई और कंपनी हो, बड़ी कंपनियां, ये सारी कंपनियां मिलकर के जो काम करती है डीप स्टेट के साथ, उनका नैरेटिव है कि भारत को डीस्टेबलाइज करो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो अपने प्रोड्यूस को यहां बेचना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, और वो उसमें मॉडिफाइड आपको बीज देने की बात कह रहा है, और इसका धंधा बहुत दिनों से अमेरिकी एजेंसियां कर रही थी और भारत इसके पहले जो सरकारें थी वो सरेंडर करता रहा है अमेरिका के सामने कई दफा। और खास तौर से ये कांग्रेस की जो मनमोहन की सरकार थी, वो तो पलक पावड़े बिछा रखी थी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन बनाया, हेल्थ सेक्टर में अमेरिका को घुसाया, एग्रीकल्चर में घुसाया, हर जगह फाइनेंस में घुसाया, एजुकेशन में घुसाया, हर जगह हेसीमनी थी अमेरिकन इंटेलिजेंस की, उनके लोग,
अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के लोग भारत के व्यवस्था में कब्जा जमाए हुए हैं। और अब मोदी को हम ये बात उस वक्त से कहते आ रहे हैं, अब मोदी जी सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो प्लानिंग इन लोगों की ये है कि वोट चोरी का नैरेटिव इस तरह से लोगों के जहन में फैलाओ कि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि मोदी ने वोट चोरी किया है। अब वोट चोरी का इनका टोटल फॉर्मूला बोगस हुआ। ये बात किसने कही? सीएसडीएस ने कही। सीएसडीएस के संजय कुमार, जो लोक नीति के को डायरेक्टर हैं, संजय कुमार ने बजाप्ता पब्लिक अपॉलॉजी मांगा है, माफी मांगा है। उन्होंने कहा है कि ये डेटा प्रोड्यूस करने में मुझसे गलती हुई। हमने जो कंपैरिजन किया है अलग-अलग विधानसभाओं के डेटा का, वो गलत कंपैरिजन किया है और जो इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा है, वही डेटा सही है। और जो वहां पर हुआ है, हमारे जो लोग वहां पर गए थे, जो रिसर्च करने वाले, उन्होंने जो देखा है वो सही है, हमारे एनालिसिस में गलती हुई। इतना ही नहीं, न सिर्फ डाटा को गलत ट्वीट किया गया, गलत डाटा को पब्लिक डोमेन में लाया गया, बल्कि उस गलत डाटा पर आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स, मतलब बेस बयान तैयार किया गया गलत डाटा का, और उसके बाद उसको आधार बना करके पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए खुद संजय कुमार ने आर्टिकल्स लिखा। और उसमें कास्ट वॉर कराने के लिए संजय कुमार ने पूरा लिखा है कि इस जात को ये मिलता है, इस जात को ये नहीं मिलता है, इसको ये नहीं मिलता है, इसको ये नहीं मिलता है। संजय कुमार से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप जिस तरह से हिंदुओं के कास्ट वार एनालिसिस करते हैं, क्या मुस्लिम के जो जात हैं उसका एनालिसिस करते हैं आप? कहा नहीं करते हैं। तो पूछा क्यों नहीं करते हैं? कोई जवाब नहीं था। मुस्लिम की 22 जातियों, मैं उस दिन अपने प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान गया। सार्वजनिक जीवन में मैं 26-27 वर्षों से हूं मित्रों, मैंने आज तक किसी नेता का इतना शार्प मेमोरी नहीं देखा। 22 जातियों का जिक्र उन्होंने एक कैंपेन में किया। मुस्लिम कम्युनिटी के 22 जातियों का मतलब प्रधानमंत्री मोदी को 22 जातियां याद हैं, कंठाग्र हैं। लेकिन संजय कुमार जो पॉलिटिकल इलेक्शन एनालिस्ट हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, इलेक्टोरल रोल को देखते हैं और उसके हिसाब से कास्ट वार, रिलीजन, कास्ट, तीनों वाइज वो काम करते हैं। उसमें उनको मुस्लिम की जातियां नजर नहीं आती हैं। ये है संजय कुमार जी। अब लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि एक्स पे जो मेरा पोस्ट था, मैंने उसको डिलीट किया है। मैं आर्टिकल जो मैंने लिखा है उसे भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि उस आर्टिकल का आधार जो खुद मैंने प्रोड्यूस किया था वही गलत था कि उन्होंने डाटा जो पेश किया पब्लिक डोमेन में वो पूरी तरह से गलत डेटा थे। लेकिन ये सारा डेटा पेश क्यों किया गया? सीएसडीएस को गेट्स फाउंडेशन के तरफ से, यूएसएड के तरफ से, अमेरिकी इंग्लैंड की सरकार की तरफ से, कनाडा के सरकार की तरफ से, ओपन सोसाइटी से, फोर्ड फाउंडेशन से और सबके पीछे रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सबसे फंड मिल रहे हैं। अभी अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी एम्बेसी ने इसको खंडन किया है कि $21 मिलियन जो दिया गया इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करने के लिए भारत में, वो असल में वो पैसा जो था वो डीस्टेबलाइज करने के लिए दिया गया था। भारत में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मजबूती आएगी। और अगर भारत में इकोनॉमिक पॉलिटिकल मजबूती आ गई तो भारत दुनिया में सबसे आगे जा सकता है। ये दुनिया के डीप स्टेट को मालूम है। ये अकेले, मैंने एक दिन और आपको बताया था कि अकेले अमेरिकी डीप स्टेट को नहीं मालूम है, ये इंग्लैंड के डीप स्टेट को मालूम है, ये चाइनीज डीप स्टेट को मालूम है, ये यूरोपियन डीप स्टेट को मालूम है। सारे डीप स्टेट में कौन है? वो डिफेंस इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के लोग होते हैं और फिर कॉर्पोरेट्स भी उसमें हिस्सेदार होते हैं। इन सबको मालूम है। तो उनका ये रवैया है कि किसी प्रकार से भारत को कास्ट वॉर में इन्वॉल्व करो,
और रिलीजियस वॉर में भी करूं। अभी आप देखे होंगे यकायक अभी दिल्ली में एक मिल्लते ये करके एक दरियागंज में एक बहुत शानदार एक दफ्तर बना है। अब उस दफ्तर में क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है। पूरा ईस्टर्न स्टेट भारत का अगर आप खाली बिहार और झारखंड का ले लें तो वहां पर पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सीमांचल बिहार का, झारखंड का पूरा जो इलाका है, उत्तरी और पूर्वी झारखंड जो है, उसमें काफी बदलाव हो गया है। ट्राइबल बेल्ट में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं। वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो यहां पर कब्जा कर ले। मोटे तौर पर उसमें अकलियत कम्युनिटी के लोग हैं। अकलियत मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। इस्लामिस्ट फोबिया को, इस्लामिस्ट पूरे मूवमेंट को क्रिएट किया जा रहा है। वहां एक तोड़ने की बात हो रही है और उस सारा काम वो करेंगे और बदनाम मोदी को करेंगे। अब इनका नैरेटिव देखिए, ये क्या पूछते हैं सवाल। अगर बीजेपी सेकुलर है, बीजेपी अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आगे नहीं बढ़ाती है, तो टिकट क्यों नहीं देती है मुसलमानों को? मैं इस पर एक बार और बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। सिकंदर वक्त नाम के नेता बड़े ही लिबरल थे। उनको अपनी गली के लोगों ने वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को टिकट देती है तो मुसलमान उसको वोट नहीं करते हैं और मुसलमान वोट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तभी तो उनका यह नैरेटिव चलता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है। इस पर बिल्ड करना है कि आप टिकट नहीं देते हैं। टिकट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप उन्हें वोट नहीं देते हैं। आप वोट देने की गारंटी दे दें, कल से भारतीय जनता पार्टी टिकट देना शुरू कर देगी। आप नहीं देते हैं और ये टेस्ट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, ये टेस्टेड है। फिर भी आप नैरेटिव बनाएंगे। अब ये दूसरा नैरेटिव चल रहा है कास्ट का, ओबीसी दलित। राहुल गांधी साफ साफ जा जा करके सबको पूछ रहे हैं, आप ओबीसी हैं? पत्रकार पूछता है तो पत्रकार पूछता है, आप ओबीसी हैं? आप दलित हैं? ओबीसी के हाथों में दें, क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि अगर हम इसमें डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो हम मोदी को नहीं हटा पाएंगे काम के बल पे। तो ये लोगों के जहन में कास्ट वॉर छेड़ना चाहते हैं और ये इस सब के पीछे डीप स्टेट की पूरी प्लानिंग है। और इसीलिए मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि जो बात बांग्लादेश में हुई, जो बात श्रीलंका में हुई, वो बात भारत में भी हो सकती है। मोदी से ये डायरेक्ट आमने सामने चुनाव में नहीं टकरा पा रहे हैं। इनकी अपनी नाकामियां, इनकी अपनी कमजोरी की वजह से जनता इन्हें तिरस्कार कर रही है। इनका 65-45 वर्ष तक ये शासन में रहे, उसके बाद अगर जनता इनको बाहर भेज रही है, तब भी इनको पच नहीं रहा है कि तीसरी दफा बीजेपी की सरकार कैसे बन गई है और अब 20 साल बीजेपी सत्ता में कैसे आ जाएगी। ये गांधी परिवार को, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के अन्य लोगों को नहीं, वो तो ठीक है, एक बार हम हारे हैं फिर दूसरी बार देखेंगे। लेकिन एक जो परिवार है, इस परिवार विशेष को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रह जाएगी। अब इसके लिए हमको देश को तोड़ना पड़े हम तोड़ देंगे, समाज को बांटना पड़े हम बांट देंगे, लेकिन बाय हुक एंड क्रुक हम समाज को उस हालत पे लेके चले आएंगे जहां हेवायर हो जाए, जहां सब कुछ जो है सो बिखर जाए और इस बिखराव में हम अपना माल समेट लें। प्रियंका गांधी के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है। राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के खिलाफ घपले साबित हो गए हैं। अब वो अदालत में साबित होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ के हिसाब से, जिसे ये लोग कहते हैं ईडी का। अब इनको मालूम है कि राहुल गांधी की चोरी साफ पकड़ी जा चुकी है, सोनिया गांधी की चोरी पकड़ी जा चुकी है, प्रियंका गांधी की चोरी पकड़ी जा चुकी है। इनको जेल जाना तय है। ये सिर्फ जेल नहीं इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये गांधी परिवार के हैं, इस परिवार के हैं और ये फिर ये लोगों को ये गुमराह करेंगे कि हमें गलत फंसाया जा रहा है। आईने की तरह साफ है। ये साफ पानी जिसको कहते हैं ना, समुद्र के नीले पानी की तरह, जिसमें आप सैंड को देख सकते हैं, बालू को देख सकते हैं, उस तरह से राहुल और सोनिया गांधी का केस डेक्कन हेराल्ड वाले केस में साफ है और प्रियंका गांधी का केस लैंड डील में है। इन सारे केस में इन सबके नाम आए हैं, इनको जेल जाना है। उससे बचने के लिए ये नाटक जाति का वॉर छेड़ दो और इधर ये कम्युनल वॉर छेड़ दो।
और इस सब के आगे अब ये हो गया है टैरिफ का वॉर। अब ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से इनको खाद पानी मिल गई। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी एंड वॉट एवर ट्रंप इज सेइंग ही इज राइट। वो कह रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहे हैं, अमेरिकन इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। मोदी अपने मित्र अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो इकोनॉमी अभी अब थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, उसको कह रहे हैं राहुल गांधी की ये डेड इकोनॉमी है। ठीक है, राहुल गांधी का को पूरा प्रेरोगेटिव है, अधिकार है बोलने का, वो बोल रहे हैं। लेकिन बोल क्या रहे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं? अमेरिकी प्रेसिडेंट की भाषा बोल रहे हैं। वो यहां ये भी कह सकते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, कि हमारी इकोनॉमी में अगर कोई चुनौतियां हैं तो हम उस चुनौती को ठीक से देखेंगे। हम इंटरनली हम लोग कैपेबल हैं उस चुनौती को देखने के लिए। हाउ कम ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस is saying that Indian economy is dead economy? This is not cup of tea of Donald Trump, अमेरिकी प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट आना चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारी इकोनॉमी डेड है कि लाइव है, ये हम लोग तय करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन होता है ये सलाह देने के लिए दुनिया को? हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल स्टेटमेंट को कैसे काउंटर करें, उसका रिएक्शन क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो, ये पॉलिटिकल समझ नहीं है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति एस्पायर कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट के बर्थ को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गांधी परिवार तो बना ही है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो किसी के अधीन कैसे रहेगा? 15 प्रोविंस के चुनाव में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव था, उसमें से 15 में से 13 विरोध, सारे के सारे, एक वोट नहीं नेहरू को मिला था, 13 पटेल के पक्ष में था और एक दो जो वोट था वो कृपलानी और किसी और के पक्ष में। एक भी वोट पंडित नेहरू के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी पंडित नेहरू को गांधी जी के अनुशंसा पे बना दिया, जिसको आजकल लोग कह रहे हैं कि पहली वोट चोरी थी वो। लेकिन इनको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। गांधी ने कहा कि पटेल के नेतृत्व में, पटेल को समर्थन है, पटेल के नेतृत्व में आप सरकार में शामिल होइए। नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, मुंह फुला के बाहर चले गए। नेहरू ने कहा कि अगर मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, पटेल का नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगा। आज ये घूम घूम करके पटेलों को भड़का रहे हैं, पटेलों को जाके कह रहे हैं कि हम, आप ओबीसी हैं, हम आपके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। जिस हाथ में इनके दादा नाना नहीं सत्ता दिए, उनको जाकर के समझा रहे हैं, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। ये है कांग्रेस का इतिहास और इस प्रकार से राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इनके हाथों में सत्ता देंगे। कुल मिलाकर के, और ट्रंप की भाषा में इको कर रहे हैं, ट्रंप के स्टेटमेंट को इको कर रहे हैं। किनके कहने पर? जिनमें इतनी पॉलिटिकल मर्यादा नहीं हो कि एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, कैसे रिएक्शन होना चाहिए। खुद नरसिम्हा राव ने वाजपेयी जी को भेजा था, ये भी ये भूल गए। खैर, नरसिम्हा राव को तो इन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय में आने नहीं दिया। मैं कांग्रेसियों से या कांग्रेसी जो वर्कर हैं, मेरा उनके प्रति कोई इलबिल नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, उनको अपने नेतृत्व ये सवाल पूछना चाहिए कि आपका इतिहास जो है वो बहुत दागदार है और इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन सकता है, आपके नेता कह रहे हैं कि श्रीलंका बन सकता है भारत। मतलब जिस आधार पर बांग्लादेश में कू हुआ, लोग घुस गए, वही रणनीति बनाई जा रही है। मतलब जो डीप स्टेट तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप खाद पानी दे रहे हैं। लेकिन मोदी मोदी है। मोदी ने करारा जवाब दिया मित्रों, डीप स्टेट को और खास तौर से ट्रंप को। मैं ट्रंप की अभी कुछ दिन पहले तक तारीफ करता था कोविड को लेकर के,
लेकिन ट्रंप जिस तरीके से इस बार सत्ता में आने के बाद बदले हैं, मुझे भी ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन खैर, वो अपने राष्ट्र के लिए सोच रहे होंगे, वहाँ डीप स्टेट के कब्जे में खुद है ट्रंप। एलन मस्क जैसे लोगों से इनका 36 का संबंध हो गया। बड़े अच्छे हैं एलन मस्क और बहुत मानवतावादी हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन उनसे इनका 36 का संबंध हो गया। मोदी के साथ चीन भी आ गया, मोदी के साथ यूरोप का फ्रांस भी आ गया और मोदी ने इंग्लैंड को भी कह दिया कि भैया हमारे साथ खड़े रहो अभी। साथ नहीं खड़े रहते तो तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, लेकिन तुमको हमारे ही साथ रहना पड़ेगा, वहां कुछ दाल नहीं गलने वाली है। तो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी ने बात कर ली, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रसिया ने, रूस ने कहा कि हम 5% और हम आपको फ्री कर रहे हैं, घटा रहे हैं तेल की कीमत, बोनांजा दे दिया, बोला और हम घटा रहे हैं, आप खरीदिए हमसे तेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूस, चीन, फ्रांस इन सबको कॉन्फिडेंस में लिए हुए है। अभी मोदी को जाना है संघाई कोऑपरेशन समिट में और उसके पहले मोदी ने अपनी तैयारी कर ली। ब्रिक्स में अभी आपने देखा कि कैसे ब्रिक्स ब्राजील के नेता माल्यार्पण कर रहे हैं मोदी जी को। साउथ अफ्रीकन जो ग्लोबल साउथ है वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा अगर भारत से दुश्मनी लिया तो। और मैं ये बात मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं, अमेरिकी डिपेंडेंट है इंडियन पे, यह गलत फहमी अमेरिका ना पाले। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा। और ये बात जब जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाई, 2 दिन तक सरकार सारी चीजों को देखती रही। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मोदी है और मोदी ये काम कर रहे हैं। मोदी को आप हल्के में मत लीजिए। मोदी है तो यहां बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने वाले जो कल्पना कर रहे हैं ना, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनका स्वप्न साकार नहीं होगा। चाइना साथ में खड़ा हुआ, अभी चाइना कितना भरोसेमंद है कहना मुश्किल है, लेकिन रूस पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। एक जो पड़ोसी है, जो अभी अपने महबूबा के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो मुनीर महबूब मुनीर अपनी महबूबा मरियम के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, वो देश जो है वो अभी नया नया प्याज खाया है, तो थोड़ा ज्यादा अभी अजान पड़ रहा है वो अमेरिका के फेवर में। तो वो सबका हिसाब बराबर होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए जितनी रणनीतियां बन रही थी, सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी, धरी की धरी रह गई है। चाइना, रसिया, फ्रांस सबने भारत के साथ अपनी मित्रता को और मजबूत कर दिया है और सबने एक स्वर से कहा है कि ये जो डिसीजन है ट्रंप का टैरिफ हाइक करने का और इलॉजिकल टैरिफ हाइक करने का, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। जयशंकर ने साफ साफ कहा कि भाई आप हमसे ज्यादा तेल कोई और देश भी खरीद रहा है और आपका अपना व्यापार रसिया के साथ अनवरत जारी है, चाहे यूरेनियम का हो चाहे अन्य चीजों का हो। तो आप भी इन ए वे आप रसिया को वॉर फीडिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं? तो भारत अपनी डिप्लोमेटिक स्तर पे अमेरिका को संदेश दे रहा है और अमेरिका में भी दो फाड़ हो चुका है। 70-80% अमेरिकन ये मानने लगे हैं कि भारत के साथ जो इतनी गहरी दोस्ती थी, उस दोस्ती को अमेरिका लूज कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और चाइना इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। चाइना को मालूम है कि भारत के साथ दोस्ती अगर हम करेंगे तो हमारा माल बिक जाएगा और हम दोनों प्राचीन सभ्यता है। एक बात और है कि चाइना के साथ जो भारत के संबंध हैं, उसको भारत को भी रीलुक करना चाहिए। ये जो अविश्वास का वातावरण तैयार किया गया भारत और चाइना के बीच में लंबे समय से, इसकी तरफ भारत को रीलुक करना चाहिए और चाइना को कन्विंस करना चाहिए। और चाइना को हालांकि कई बार भरोसे तोड़े हैं चाइना ने, लेकिन फिर भी चाइना अब उस स्थिति में नहीं है कि चाइना अब डायरेक्ट वॉर करने की हालत में है, वॉर करना चाहता भी नहीं है। चाइना इज ए बिजनेस कंट्री नाउ। उनको मालूम है कि अगर हम किसी से युद्ध करेंगे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। तो चाइना के साथ भारत अपने रिलेशन को रीलुक कर भी रहा है
समर्थन चाइना की तरफ मिल भी रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, उसी तरीके से रसिया से हो रहा है। अभी फ्रांस ने भी का सहमति जता दी है। तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस या और दूसरे देश जो हैं, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो ट्रंप को भारत ने आईना दिखा दिया है, मोदी ने आईना दिखा दिया है। ट्रंप को झुकना पड़ेगा। ट्रंप भारत को नहीं झुका सकता और जब तक मोदी है, तब तक तो आप इसकी कल्पना मत कीजिए। वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उसके ये मुनीर हैं, जो पूरी दुनिया में ब्रीफ कर दिया और उसने झूठा बयान जारी कर दिया जिससे थोड़ी किरकिरी भी हुई। उस पर थोड़ा-सा डिप्लोमेटिकली हमको लगता है कि बहुत चौकन्ने नहीं रहे हम लोग। उस पर काम करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन मोदी जी अब पूरी तरह से ये ध्यान रखें कि ये जो कुछ मोल हैं आपके सिस्टम में अभी भी जो आपको गेट्स के करीब ले गया था, उसे पहचानने की आवश्यकता है। ये वक़्त आ गया है, जब आपको ये पहचानना चाहिए। डब्ल्यूएचओ वगैरह से भी आपको थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के काम कर रहे होंगे। और देश के आम नागरिकों से ये अपील है कि भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम सब एक साथ मिल करके ही खारिज कर सकते हैं। हमारे मत भिन्नताएँ हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का जहाँ तक बात है, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।